नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीएस में जो हम लोग पॉलिटी का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, राज्य व्यवस्था, उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। आज इसका 10वां लेक्चर होगा और आज हम लोगों को संविधान में जो भाग 1 था वो पढ़ना था। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएँ हैं, और उसमें एक शब्द आता है बहुमत। तो पहले हम इसको समझते हैं कि बहुमत है क्या, मेजॉरिटी है क्या, ये कितने प्रकार की होती है, और फिर हम देखेंगे संविधान के किस किस भाग में किस किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार। ठीक, तो आइए इसको पढ़ने से पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। आइए देखते हैं। तो भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार। ठीक, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए या राज्य व्यवस्था या किसी भी कानून में बदलाव करने के लिए एक शब्द होता है बहुमत, है ना। तो ये जो बहुमत है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के बहुमत आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है आपका साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत जिसे हम कहते हैं। अभी एक एक करके हम समझेंगे इसको। साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा हमारा होता है प्रभावी बहुमत, और तीसरा हमारा होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो जो सामान्य प्रस्ताव होते हैं, जो बिल होते हैं, उनको संसद से या संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए हमको साधारण या सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन संविधान के भी कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर इसी बहुमत से ही हम अपने बिल को पारित करा करके अपने कार्य को कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो संविधान का जो भाग 1 है, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी प्रस्ताव होते हैं, वह सब साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से ही पारित होते हैं। ठीक, इसलिए उस भाग को पढ़ाने से पहले या संविधान के मूल भाग को प्रारंभ करने से पहले हमें ये लगा कि हम बहुमत की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत। तो आइए देखते हैं साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। कहाँ पर कौन उपस्थित होगा, कौन मतदान करेगा, इसको भी हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। हमें जानते हैं कि हमारे यहाँ द्विसदनी व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था है। इसका मतलब हमारे यहाँ 2 सदन हैं। एक को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरे को हम कहते हैं राज्यसभा। ठीक, कोई भी बिल या तो पहले राज्यसभा में आएगा, जो सामान्य बिल होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, या लोकसभा में किसी भी सभा में आ सकता है, और पहले यहाँ से पारित होगा, फिर यहाँ से पारित होगा, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल हमारा एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यही किसी भी बिल को प्रस्तुत करने और उसको पारित कराने की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो अब जब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए द्विसदनी व्यवस्था है, यानी सदन में किसी भी सदन के पटल पर रखा गया, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में, और यदि उस बिल को सामान्य अथवा साधारण बहुमत से पारित होना है या उस बिल के लिए आवश्यक है क्या सामान्य बहुमत की अगर बात की गई है संविधान में, तो उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, आप जानते हैं कि लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 के लिए चुनाव होता है और 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। इसकी पुनः चर्चा हम लोग जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर करेंगे।
तो आइए एक बस आप डेटा को याद रखिएगा, जैसे 550 सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि अभी तो 545 ही हैं, तो अधिकतम संख्या है, तो अभी जरूरी नहीं कि सदन में प्रत्येक दिन लोकसभा में 545 सदस्य उपस्थित हों। तो यदि कोई बिल ऐसा है जिसको साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से पारित होना है तो उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो वो बिल क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए उस दिन सदन में 200 लोग उपस्थित रहे, 200 लोग उपस्थित रहे और यदि इस 200 लोगों में से मात्र 180 लोग ही मतदान करते हैं तो इसी को काउंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर 180 लोग मतदान करते हैं तो उस विशेष बिल पर 50% से अधिक लोगों ने अपना मत दिया है कि नहीं। अगर दिया होगा तो वह बिल पारित होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि उस बिल को पारित होने के लिए उस दिन देखिए 180 का 50% यानी 180 गुणे 50/100, 50 गुना 100, 2 9 18 और 2 शून्य 0, यानी कि 90 से अधिक यानी कि +1। यदि 91 सदस्य, लोकसभा के 91 सदस्य यदि उस बिल के मत में होंगे, यानी 91 लोग उस प्रस्ताव के पक्ष में होंगे, तो वह प्रस्ताव पारित होगा और यह साधारण बहुमत से ही पारित समझा जाएगा, यानी कि यह बिल आपका पास हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 180 लोगों ने उस दिन मतदान किया उस बिल पर और उसमें 180 के 50% लोग उस मतलब 50% से, अब 91 तो ऐसा नहीं, 92 93 94 कुछ भी हो, तो इतना ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी संख्या आपको चाहिए। अब यदि कोई प्रश्न करता है कि अगर मान लीजिए 100 लोग ही उपस्थित रहे तो कोई बात नहीं है, 100 का आप 50% निकाल लेंगे और 50 + 1 यानी 51 लोगों पर वह बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये एक हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो इसको और इस तरीके से कोई बिल पास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत। ठीक, संसद में लगभग सभी बिल जो सामान्य विधेयक होते हैं वो इसी तरीके से पारित होते हैं। संविधान संशोधन में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, हाँ, संविधान के कुछ भाग में साधारण बहुमत का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर जहाँ पर ये लिखा होगा कि इस प्रक्रिया में संशोधन को संविधान का संशोधन यानी जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की चर्चा की गई है वो नहीं माना जाता, तब उसे हम साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से मानते हैं। और जैसे ही हम भाग 1 आपसे चर्चा हम करेंगे तो अनुच्छेद 4 में पहले ही आपको ये प्रक्रिया मिल जाएगी, इसलिए हमने पहले आपको इसको समझाने का प्रयास किया। तो इसको आप नोट कर लेंगे एज एग्जाम्पल भी, और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है तो आप नीचे अभी मैं लिख देता हूँ, पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए। इस बहुमत का प्रयोग लिखा हुआ है यहाँ पर, सामान्यतः इसका प्रयोग साधारण विधेयक में होता है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक। अच्छा, ये जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, यह सब भी संविधान में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 110 में आपको मनी बिल जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकसभा का विशेषाधिकार है, वहाँ हम चलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। वित्त विधेयक जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जैसे हम आम भाषा में बजट बोलते हैं, अनुच्छेद 112 के तहत इन सब के लिए इन सब प्रस्तावों को पारित कराने के लिए हमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार की व्यवस्था यदि होगी, अगर इतने मत होंगे तो ऐसे विधेयक पास हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप इसको रटेंगे नहीं। जितने भी सदन में उस दिन मौजूदा सदस्य उपस्थित होंगे और जो मतदान में हिस्सा लेंगे, कई लोग बाइकआउट कर जाते हैं, मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, है ना, तो उसका 50% आप निकाल लेंगे, 50% से अधिक होना चाहिए। इसके बाद दूसरे बहुमत की हम बात करते हैं, प्रभावी बहुमत की। आइए उसको देखते हैं और समझते हैं। हमारा प्रभावी बहुमत, सेकेंड इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। तो यहाँ पर देखिए जो प्रभावी बहुमत है, तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ शब्द में बदलाव क्या आया है, बस उसमें जैसे साधारण बहुमत में था कि उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब प्रभावी सदस्य संख्या क्या होगी या प्रभावी संख्या क्या होगी, इसको देख लेते हैं। तो प्रभावी संख्या बराबर
कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। प्रभावी संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य हमारे हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन हमेशा सदन में 545 संख्या आपको नहीं मिलेगी, ठीक? क्यों? रिक्तियाँ क्या हो सकती हैं, मतलब कि कुछ पद ऐसे होंगे जो रिक्त होंगे। जैसे कई बार आप देखते हैं किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या फिर निर्वाचन ही रद्द हो जाए, उन्होंने किसी निर्वाचन प्रक्रिया का पालन न किया हो इसलिए उनका निर्वाचन क्या हो जाए, रद्द हो जाए, या सदस्य बनने के बाद उनको 2 वर्ष से अधिक की सज़ा सुना दी गई हो। या कई जगह आप देखते हैं उपचुनाव जैसे लंबित रहते हैं, है ना, या एक ही सदस्य 2 जगहों से निर्वाचित हो जाते हैं। ये सारी केस, ये सब क्या कहलाते हैं, रिक्तियाँ कहलाते हैं, ठीक? तो जो रिक्तियाँ होंगी उनको हम क्या करेंगे, कुल सदस्य संख्या में से माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका हमें 50% से अधिक हमें चाहिए। यानी अगर आप देखिए, मान लीजिए किसी एक समय पर हम मान लेते हैं कि किसी एक समय विशेष पर सदन में रिक्तियाँ 10 हैं या 8 हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। 8 पद क्या हैं, रिक्त हैं। तो उस समय लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा में हमारा प्रभावी संख्या क्या हो जाएगी, प्रभावी संख्या हमारी हो जाएगी 545 माइनस 8। जितनी रिक्तियाँ उनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, और ये घटाने पर आपका आ जाएगा 537, ठीक, 537। और इसका 50% यानी कि इसका 1/2 या 50/100 आप कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 50% मतलब क्या होता है, आधा, है ना। तो 537 का 1/2 भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 50/100 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 268.5। अब 0.5 तो कोई व्यक्ति होगा नहीं क्योंकि ये सदस्य की संख्या है, जिसको हम राउंड फिगर में लेंगे तो 269 होना चाहिए। और 269 यदि उस बिल के पक्ष में लोग होंगे तो वह बिल पास माना जाएगा। यानी ये संख्या रिक्वायरमेंट होगी प्रभावी बहुमत के केस में। यानी संविधान में जहाँ पर भी लिखा होगा, जिस भी, है ना, जगह पर लिखा होगा कि इस भाग में या इसमें जो उसका मतलब पार्ट होगा उसमें संशोधन प्रभावी बहुमत के माध्यम से होगा, तो इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर यही चीज़ राज्यसभा की हम बात कर लेंगे तो राज्यसभा हम जानते हैं हमारे कितने 212 मेंबर हैं यदि, ठीक। तो इसमें अगर रिक्तियाँ उस समय राज्यसभा हमारी 10 है तो जो भी रिक्तियाँ होंगी उनको हम घटा देंगे, तो इफेक्टिव मेंबर्स का बहुमत हम ले लेंगे 50% से ज़्यादा, और इस प्रकार से हम प्रभावी बहुमत निकाल लेते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर हम देख लेते हैं कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग जो किया जाता है, यहाँ हम लिख देते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। राज्यसभा में आप जानते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो सभापति और उपसभापति को यदि अपने पद से हटाना है, यदि अपने पद से हटाना है, या फिर लोकसभा में आप जानते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। यदि इनको अपने पद से हटाना है तो इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2-2-4 जगह, है ना, और ये फिर चल करके कुल मिलाकर के पूरे संविधान में 8 जगहों पर प्रभावी बहुमत की चर्चा की गई है, ठीक। जैसे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही कई राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे ही राज्यों में विधानसभा है, और वहाँ पर भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो उनको उनके पद से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो संविधान में कुल 8 जगहों पर इसका उल्लेख है, और यदि कहीं किसी जगह पर दिखाई देगा तो जैसे ही हम बात करेंगे प्रभावी बहुमत की, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। एक बार बहुमत क्लियर हो जाने पर
जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार के बहुमत की चर्चा आएगी तो हमें अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर आपसे कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा प्रभावी बहुमत। अब हम इसके बाद देखेंगे विशेष बहुमत। आइए तो देखते हैं हम अब तीसरा प्रकार विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की बात की जाए तो विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत भी कुल 3 प्रकार का आपको मिलेगा। यहाँ पर हम प्रथम प्रकार की चर्चा पहले करते हैं। तो विशेष बहुमत आते ही नाम आपके दिमाग में अब 50% खत्म हो जाना चाहिए। 2/3 की हम बात करेंगे। 2/3 बहुमत, आधे से एक अधिक, अब 2/3 से अधिक की हम बात करेंगे। और 3 केस बनते हैं यहाँ पर। प्रथम प्रकार इसका बनता है विशेष बहुमत का, वो ये कहता है कि उपस्थित और मत या मतदान करने वाले, मत देने वालों का 2/3, 2/3 से अधिक, अगर ऐसा होगा तभी वह बिल यानी वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा इस चीज़ को। अगर मान लीजिए किसी सदन में 180 मान लीजिए किसी सदन में 200 लोग उपस्थित रहे और 180 लोगों ने मतदान किया, यानी कि मतदान में हिस्सा लिया, तो 180 का 2/3 यानी 2/3, तो 3 6 18 0, और यहाँ से आ जाएगा 120 + 1। इससे अधिक होने पर ही यानी 121 होने पर ही इस बिल को हम पास समझेंगे, यानी यह बिल हमारा क्या होगा, पारित होगा, अन्यथा वह बिल पारित हमारा नहीं होगा। और इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता हमें जो पड़ती है वह आर्टिकल अनुच्छेद 249, जिसमें लिखा ही है कि उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से अधिक, है ना। और यह बिल अनुच्छेद 249 के तहत सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि यह आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। तो अनुच्छेद 249 के तहत जो संविधान संशोधन है वो क्या है, वो इस प्रकार के विशेष बहुमत से होता है। और ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पर, आर्टिकल 312 जहाँ पर किसी भी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा घोषित करने से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 312 में, वहाँ पर इसी प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और किस प्रकार का है, विशेष बहुमत है पहले प्रकार का, जहाँ पर उपस्थित और मत देने वालों का कुल संख्या 2/3 से अधिक होना चाहिए। 2/3 से एक भी अधिक है तो उस बिल को हम लोग पारित समझेंगे। ठीक, तो इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं, इसको आप नोट कर लें। फिर हम सेकेंड या दूसरे प्रकार की बात करते हैं। चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं द्वितीय प्रकार की भी। द्वितीय प्रकार की जहाँ हम बात करते हैं तो यह बात तो वहाँ पर भी है कि उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 से अधिक प्लस यह जो संख्या आएगी, यह संख्या प्लस सदन के कुल संख्या के, सदन के कुल संख्या के आधे से 1/2 से अधिक। मतलब इसमें 2 कंडीशन लग गई। एक तो ठीक है, उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन वह जो संख्या आएगी वह सदन की कुल संख्या के आधे से भी अधिक होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मैक्सिमम लोगों को आप अब्सेंट करा करके सिर्फ 2/3 बहुमत कुछ लोगों का ले करके आप किसी भी प्रकार के बिल को पारित करा दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस प्रकार के बहुमत की बात की गई होगी जो विशेष बहुमत का द्वितीय प्रकार है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको भी समझेंगे।
अगर मान लीजिए लोकसभा में किसी बिल को हम पारित कराते हैं और उस दिन सदन में हमारे 300 सदस्य उपस्थित हैं और यही 300 क्या करते हैं, मतदान करते हैं। उपस्थित और मतदान, 300 उपस्थित है और मान लीजिए 300 ने क्या किया, मतदान किया, तो 300 का 2/3 हो जाएगा आपका 2/3, यानी कि 200 + 1 201, है ना। लेकिन साथ ही यदि हमने अभी कहा ना कि लोकसभा की बात हमने की थी, लोकसभा हमारे मेंबर है 545, तो ये तो हो गया, ठीक है, पहली शर्त तो पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है, सदन की कुल संख्या का, यानी 545 का 1/2, ठीक, यह भी संख्या पूरी होनी चाहिए। अगर इसको हम देखें तो 2 दूना 4, 2 साते 14, और यहाँ पर फिर आपका बचेगा क्या, 15, और 2 साते 14, ठीक, 277.5, यानी कि 278। तो देखिए यह जो संख्या आई 201, यह 278 से क्या है, कम है, यानी यह बिल पारित नहीं होगा। इस बिल को पारित होने के लिए यह संख्या भी क्या होनी चाहिए, इस संख्या से अधिक होनी चाहिए। जब दोनों केस होंगे तभी जो है बिल को हम लोग पारित समझेंगे, अन्यथा बिल पारित नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी अगले दिन 400 सदस्य उपस्थित रहते हैं, तो 400 का 2/3 हम निकालें, तो यहाँ देखिए 3 × 3, 3 × 9, और फिर पुनः 3 × 9, और ये चलता चला जाएगा, ठीक। 0.3 मान लेते हैं, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 2, तब भी नहीं होगा, 400 पे भी नहीं आएगा। 450 करके देखते हैं, 450 × 2/3, 2/3, तो ये देखिए 3 × 3, 3 × 5 = 15, 150, 150 दूना 300 + 1 = 301, ठीक। अब देखिए 301 जो है ना, ये क्या हो गया, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से एक अधिक हो गया आपका, ठीक। और उसके बाद अगर हम सदन की कुल संख्या जो पहले हमने निकाला 278 है, तो यह जो है संख्या 301, यह 278 से क्या है, अधिक है, यानी यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई, और बिल क्या हो जाएगा, हमारा पारित हो जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। क्या है, उपस्थित और मत देने वालों के जो 2/3 जो पहले प्रकार में था वो रहेगा ही रहेगा, और साथ में सदन के कुल संख्या के ये आधे से, कुल संख्या के आधे से अधिक, कुल संख्या के 1/2 से या आधे से अधिक, ठीक। यहाँ तक नोट कर लें, फिर अभी हम आपको बता देते हैं कि इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो अभी हमने आपको दूसरा प्रकार बताया था, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 प्लस सदन की कुल संख्या का 1/2, ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और इसके तहत हम देखिए संशोधन कहाँ कहाँ करते हैं, तो आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी, सब में तो नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया में संशोधन इसी प्रकार से होता है, जो दूसरा राज्यों से संबंधित होता है उस पर हम राज्यों का भी मत लेते हैं, है ना। फिलहाल आप इतना याद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत इसी विशेष बहुमत से पारित होता है। इसके अलावा ये दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है ना। इसके अलावा आप देखिए जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे कैग हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक नियंत्रक, है ना, चाहे फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, ये सारी प्रक्रिया, मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके अध्यक्षों को यदि पद से हटाना है, इनके अध्यक्ष को पद से हटाने में इसी प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक। तो इसको आप याद करेंगे, नोट कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और थर्ड में हम आकर देखते हैं कि विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार क्या है। अब देखिए विशेष बहुमत का जो तीसरा प्रकार है, यहाँ पर सदन के कुल सदस्यों का 2/3 आपको चाहिए ही चाहिए होता है।
जैसे अगर लोकसभा है तो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, बाई मिस्टेक शुरू में हमने आपको गलत बता दिया था। 233 सदस्य वहाँ पर निर्वाचित हैं और 12 क्या है, मनोनीत हैं। इस प्रकार से वहाँ पर संख्या कितनी है, 245 है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, क्योंकि पहले हमने आपसे 212 बोला था, 233 बताया था और उस तरीके से उसको किया था तो गड़बड़ हो गया था, है ना। यहाँ पर 12 जो है 4 अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, वो किए जाते हैं। खैर वो तो राज्यसभा में जब हम आएंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप इस बात ध्यान रखिए, राज्यसभा में 245 और लोकसभा में टोटल हमारे 545 मेंबर्स हैं। तो जब इस प्रकार से होगा तो कुल सदस्यों का 2/3, यानी लोकसभा में उसको पारित होने के लिए 545 का 2/3 चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम इसको भाग देंगे तो देखिए 263 या 264 मान लीजिए, इसको राउंड फिगर में हम ले लेंगे तो 264 + 1 है ना, ऐसा होगा यहाँ पर संख्या। और अगर राज्यसभा में हम देखें तो यहाँ पर भी 2/3 लेंगे तो 3 8 2 6 12, 2 1 2 1 3 और 2 8 16, तो यहाँ पे भी आपका 164 + 1 यानी कि 165 और यहाँ 265 है ना। तो इस प्रकार से हम जो है 3 आएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के कुल सदस्य संख्याओं का हम लोग 2/3 संख्या को लेते हैं, है ना, किसी मतलब इस प्रकार के बहुमत में, जहाँ पर इसकी चर्चा की जाएगी। और पूरे संविधान में इसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक जगह की गई है, और वो चर्चा की गई है अनुच्छेद आर्टिकल 61 में, जहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। जब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है, और वह बस सिर्फ एक ही बार में, मतलब एक ही उसके लिए शर्त भी है, जब संविधान के अतिक्रमण का मामला होता है, इन्वेंजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मामला होता है, तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, और वहाँ पर जिस विशेष बहुमत की बात की गई है, वह यह बात की गई कुल सदस्यों का 2/3, यानी अगर वो बिल लोकसभा में लाया गया तो वहाँ से भी इस मत से पारित होना चाहिए, और राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के 2/3 मत से पारित होना चाहिए। मैथ पर आपको नहीं आता, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप मेन प्रोसेस पर याद रखिए कि सदन के कुल सदस्य का 2/3। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपसे चर्चा की बहुमत का, कि बहुमत के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार थे, उसके बाद विशेष बहुमत के भी 3 प्रकार थे, तीनों चर्चा हमने कर दी। अब संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग जगह पर आएगा, जहाँ पर हम सिर्फ आपको बता करके आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको ढंग से आप तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये चीज़ समझने के लिए भी है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे ये पूछ लिया किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है ना, तो वहाँ पर आपको ये समझने में मदद करेगा। क्योंकि शब्द हर जगह विशेष बहुमत लिखा होगा, लेकिन किस प्रकार का है ये समझने में दिक्कत आती है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।